गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए एजुकेशन सब्जेक्ट के अंतर्गत आज मैं फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो रिवीजन करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस का। पहला मेरा जो क्वेश्चंस है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चंस है, अच्छे चरित्र निर्माण का विकास ही शिक्षा है। शिक्षा क्या है? शिक्षा के बारे में बताया जा रहा है कि शिक्षा क्या है। तो शिक्षा के बारे में क्या बताया जा रहा है कि अच्छे चरित्र का निर्माण, अच्छे चरित्र का निर्माण ही शिक्षा है। ये किसने कहा था? ये कहा था हर्बर्ट महोदय ने। किसने कहा था? हर्बर्ट महोदय ने। और हर्बर्ट महोदय ने कहा था कि अच्छे चरित्र का निर्माण, अच्छे चरित्र का निर्माण ही क्या है? शिक्षा है। यानी कि जब किसी बच्चे के अंदर हम चरित्र का निर्माण करते हैं, यानी कि उसके अंदर चरित्र का विकास होता है, उसी को शिक्षा कहा जाता है। इसी को डिस्क्राइब किया है, इसी को परिभाषित किया है हर्बर्ट महोदय ने। क्या किया था? अच्छे चरित्र निर्माण का विकास ही क्या है? शिक्षा है। ये किसने कहा था? हर्बर्ट महोदय ने कहा था। ये ठीक है, किसने कहा था? हर्बर्ट महोदय ने कहा था। दूसरी डेफिनेशन है हमारी। आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं हम। शिक्षा क्या है? कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा के बारे में पूछा जा रहा है कि शिक्षा क्या है। एक शब्द में आपको आंसर देना है, एक शब्दों में आपको आंसर देना है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है? शिक्षा से क्या होता है? व्यक्ति के विकास में परिवर्तन होता है। होता है व्यक्ति के विकास में क्या होता है? धीरे 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 करके क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसलिए शिक्षा के बारे में क्या बताया जा रहा है कि शिक्षा क्या है? शिक्षा विकासोन्मुख परिवर्तन है। शिक्षा क्या है? शिक्षा विकासोन्मुख परिवर्तन है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने अंदर क्या ला सकते हैं? परिवर्तन ला सकते हैं। और वो जो परिवर्तन होता है वो स्थायी परिवर्तन होता है, धीरे धीरे जाके व्यक्ति में परिवर्तन होता है। इसलिए शिक्षा के बारे में क्या बताया जा रहा है कि शिक्षा विकासोन्मुख परिवर्तन है। ठीक है, इसको याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए। आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई प्लस दीपो का अभिप्राय क्या है। यानी कि जो एजुकेशन है, एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? ई प्लस दीपो, है ना। ई प्लस दीपो दो शब्दों से मिलकर बना है एजुकेशन, है ना। तो यहाँ पे ई का मतलब क्या होता है? अंदर। ई का मतलब क्या होता है? अंदर की ओर, है ना। इसकी ओर, अंदर की ओर। और दीपो का मतलब है बाहर निकालना, बाहर निकालना, है ना। क्या निकालना? बाहर निकालना। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ? ई प्लस डीपो का मतलब क्या हुआ? यानी कि ई प्लस डीपो का अभिप्राय क्या हुआ? इसका अभिप्राय हुआ अंदर से बाहर निकालना, यानी कि अंदर से बाहर की ओर निकालना है। यानी कि आपके अंदर जो छुपा हुआ ज्ञान है, जो पहले से विद्यमान है आपके अंदर ज्ञान, उसे ही हमें क्या करना है? शिक्षा के माध्यम से बाहर निकालना है। इसलिए ई प्लस डीपो का मतलब होता है अंदर से बाहर की ओर निकालना। ठीक है, क्या निकालना? ज्ञान को बाहर निकालना। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है शिक्षा विद्यालय से प्राप्त होने वाला ज्ञान है। यानी कि जो शिक्षा है उसे हम विद्यालय से प्राप्त करते हैं। कहाँ से प्राप्त करते हैं? विद्यालय से प्राप्त करते हैं। ये कैसी प्रक्रिया है? यह एक कैसी औपचारिक प्रक्रिया है, फॉर्मल प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? फॉर्मल प्रक्रिया है। शिक्षा जो है विद्यालय में दी जाने वाली एक प्रक्रिया है। यानी जो शिक्षा ग्रहण करने का काम है वो हम कहाँ पर करते हैं? वो हम विद्यालय पर करते हैं। इसलिए शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या हुआ? शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान है, इसलिए इसे शिक्षा का संकुचित अर्थ माना जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है? व्यापक बहुत बड़े विस्तार से अगर हम बात करें कि शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है, तो शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है, एक्चुअली में जो शिक्षा होती है वो व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई होती है।
यानी कि व्यक्ति के जीवन से जुड़ी होती है और व्यक्ति जीवन प्रयत्न कुछ ना कुछ सीखता रहता है, सीखता रहता है, सीखता रहता है। इसलिए शिक्षा को क्या कहा जाता है? इसलिए शिक्षा को व्यापक अर्थ में अगर हम बात करें तो व्यापक अर्थ में शिक्षा का अर्थ हुआ कि शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा कभी खत्म नहीं होती। व्यक्ति निरंतर कुछ ना कुछ सीखता रहता है, यानी कि व्यक्ति शिशु अवस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है और इसलिए उसे एक व्यापक अर्थ में अगर हम जानने का प्रयास करें तो शिक्षा को जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। विद्याहीन नर पशु समाना, यह कथन किसने कहा था? यानी कि जिस विद्याहीन नर पशु समाना, यानी कि जिसके पास विद्या नहीं है, जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास विद्या नहीं है, वो एक पशु के समान होता है। वो मनुष्य पशु के समान माना जाता है। किसके समान माना जाता है? पशु के समान माना जाता है। ठीक है, ये कहा था भर्तृहरि ने। किसने कहा था? भर्तृहरि ने कहा था ये। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? शिक्षा एक दो मुखी प्रक्रिया है। ये कथन किसने कहा था? शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षा जो ग्रहण की जाती है वो कैसे ग्रहण की जाती है? यानी कि इस प्रक्रिया के अंतर्गत दो व्यक्ति होते हैं, यानी कि पहले यानी कि यहाँ पे शिक्षक होता है, यहाँ पे कौन होता है? टीचर होता है, और यहाँ पे स्टूडेंट होता है। इसलिए इस को दो मुखी प्रक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो मुखी द्विमुखी प्रक्रिया, है ना? क्या कहा जाता है? दो मुखी प्रक्रिया। शिक्षा एक दो मुखी प्रक्रिया है, ये कथन कहा था किसने? एडम्स ने कहा था। किसने कहा था? एडम्स ने कहा था। ये किसने कहा था? एडम्स ने। यानी कि शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया होती है। क्या होती है? शिक्षा दो मुखी प्रक्रिया होती है, और ये कथन कहा था एडम्स ने। यानी कि एडम्स महोदय ने शिक्षा की प्रक्रिया में सिर्फ दो लोगों को ही शामिल किया है। पहले हमने शिक्षक को शामिल किया था और दूसरे उसमें हमने किसको? छात्र को शामिल किया था। यहाँ पे हमने पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं किया है, यानी कि बच्चा जो भी सीखता है वो प्रकृति के अनुरूप सीखता है, इसलिए इसे शिक्षा की दो मुखी प्रक्रिया कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। आगे हम बात करते हैं शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा है? ये कहा है जॉन डीवी ने। किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। जॉन डीवी ने कहा था कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया होती है। क्या होती है? शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया होती है, यानी कि इसमें शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम तीनों को ही शामिल किया गया। किसको शामिल किया है? शिक्षक को शामिल किया गया है, यानी टीचर को शामिल किया गया है, स्टूडेंट को शामिल किया गया है, और उसके कैरिकुलम को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? उसके पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। यानी शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। ये किसने कहा था? ये जॉन डीवी ने कहा था। और जॉन डीवी ने शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक, छात्र और उसके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया हुआ है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में सम्मिलित रहते हैं। कौन कौन सम्मिलित रहता है ये ध्यान रखना है। तो अभी मैंने बताया कि शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में यानी कि यहाँ पे जो हमने डायग्राम बनाया है वो ट्रायंगल शेप में बनाया है। टॉप पे शिक्षक होता है और नीचे अगर हम बात करें तो स्टूडेंट यानी कि छात्र और उसका पाठ्यक्रम विद्यालय, यानी कि ये चीज़ें शामिल होती है। तो यहाँ पे तीन चीज़ों को शामिल किया गया है, छात्र को, अध्यापक को और पाठ्यक्रम को, इन चीज़ों को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण व्यक्ति की शिक्षा का उद्देश्य है। पूर्ण व्यक्ति की शिक्षा का उद्देश्य है, ये किसने कहा है? पूर्ण व्यक्ति, यानी कि शिक्षा के माध्यम से हमारा उद्देश्य होता है कि व्यक्ति को पूर्ण व्यक्ति बनाना। क्या बनाना है? पूर्ण व्यक्ति बनाना है। इसलिए ये डेफिनेशन दी है हार्वर्ड ने। किसने दी है? हार्वर्ड स्पेंसर ने ये डेफिनेशन दी है। पूर्ण जीवन ही शिक्षा का उद्देश्य है। पूर्ण जीवन ही शिक्षा का उद्देश्य है, ये डेफिनेशन दी है किसने? हार्वर्ड स्पेंसर ने। बहुत अच्छी डेफिनेशन है,
व्यक्ति को पूर्ण बनाना है, व्यक्ति के जीवन को पूर्ण बनाना है, ऐसा मानते हैं हर्बर्ट महोदय। और उन्होंने इस उद्देश्य के आधार पर ही शिक्षा को ग्रहण करने का, शिक्षा को प्रदान करने का उद्देश्य निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आत्माभिव्यक्ति एवं आत्म प्रकाशन दो रूप है किसके? शिक्षा के व्यक्तिगत रूप है। कौन से रूप है? शिक्षा के व्यक्तिगत रूप है। ये कौन से? आत्माभिव्यक्ति और आत्म प्रकाशन। आत्माभिव्यक्ति एवं आत्म प्रकाशन ये दो रूप है किसके? शिक्षा के व्यक्तिगत रूप में इसका वर्णन किया गया है। किसमें वर्णन किया गया है? शिक्षा के व्यक्तिगत रूप में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, ये भी हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर सब वस्तुओं को अच्छी बनाता है। ऐसा कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? ऐसा कह रहे हैं कि जो ईश्वर होता है वो सभी व्यक्तियों को नेचुरली अच्छा बनाते हैं। कौन? ईश्वर। ईश्वर सभी वस्तुओं को कैसा बनाते हैं? अच्छा बनाते हैं। लेकिन जब वही वस्तु व्यक्ति के हाथों में आ जाती है, व्यक्ति के संपर्क में वो चीज आ जाती है, तो वही वस्तुएं क्या हो जाती है? अशुभ हो जाती है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा प्रकृतिवादी कहते हैं। प्रकृतिवादी जो दार्शनिक हैं, प्रकृतिवादी जो दार्शनिक है यानी कि प्रकृतिवादी जो रूसो महोदय हैं, उन्होंने कहा है, क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि ईश्वर सभी वस्तुओं को अच्छा बनाते हैं, ईश्वर सभी वस्तुओं को सुंदर बनाते हैं। लेकिन जब वही वस्तु व्यक्ति के यानी कि वही वस्तु जब मनुष्य के हाथों में आ जाती है तो वही वस्तु अशुभ हो जाती है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा प्रकृतिवादी कहते हैं, ऐसा प्रकृतिवादी मानते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना है और ये बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई थी किसने? प्रकृतिवादी ने। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक उद्देश्य के अतिवादी। सामाजिक उद्देश्य के अतिवादी रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। ऐसा कहाँ पर लिखा है? ऐसा लिखा हुआ है जर्मनी इटली में प्रचलित जो शिक्षा प्रणाली है उसमें लिखा हुआ है कि सामाजिक उद्देश्यों के अतिवादी रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। यानी कि सामाजिक उद्देश्य यानी कि व्यक्ति के जो सामाजिक उद्देश्य होता है, व्यक्ति उनसे अतिवादी के रूप में उसको दर्शन किया जा सकता है। और ऐसा जर्मनी और इटली में जो प्रचलित शिक्षा प्रणाली है उसमें कहा गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था कि सच्ची शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध बीमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेरोजगारी के विरुद्ध क्या होना चाहिए? बीमा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीमा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है महात्मा गांधी की डेफिनेशन है। और महात्मा गांधी क्या कहते हैं? कि महात्मा गांधी कहते हैं कि सच्ची शिक्षा वही है जो आपके बेरोजगारी को दूर करे, आपके बेरोजगारी के विरुद्ध आपका बीमा का काम करे। ऐसी शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए, ऐसी शिक्षा हमें प्राप्त करनी चाहिए। यानी कि गांधी जी ने कहा था कि सच्ची शिक्षा वही है जो बेरोजगारी के विरुद्ध आपका लाठी का सहारा बनकर आपका काम करे, यानी बेरोजगारी के विरुद्ध आपके बीमा का काम करे। ऐसी शिक्षा हमें ग्रहण करनी चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिकरण तथा व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पक्ष है। एक कथन कहा था इसने मैकाइवर ने। मैकाइवर आप भी जानते हैं, मैकाइवर ने जितनी भी डेफिनेशन दी है वो सामाजिकरण को ध्यान में रखते हुए की है। इसलिए मैकाइवर की डेफिनेशन है जिसमें उन्होंने बताया कि सामाजिकरण का व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू है। यानी कि व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति पहले अपना विकास करता है, यानी कि व्यक्ति पहले व्यक्तिगत विकास करता है, पर्सनल विकास करता है, इसके बाद समाज का विकास करता है। और दोनों ही एक ही पहलू, दोनों ही प्रक्रियाएं जो हैं वो एक ही सिक्के की दो पहलू हैं। इसलिए इसे मैकाइवर के द्वारा क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था। और मैकाइवर ने कहा था कि समाजीकरण तथा व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं, क्योंकि दोनों पहलू ही समाज में रहकर कार्य करते हैं। और दोनों ही व्यक्ति पहले अपना विकास करते हैं, फिर समाज का विकास करते हैं। अपना विकास होता है तो समाज का विकास होता है, और समाज के विकास में ही व्यक्तिगत विकास छुपा होता है, और व्यक्तिगत विकास में ही सामाजिक विकास छुपा होता है। इसलिए दोनों ही प्रक्रियाओं को एक ही सिक्के में रखा गया है। इसलिए ये कथन मैकाइवर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। धन्यवाद। कल हम बात करेंगे। ठीक है।